फाइनली फेड की मीटिंग हुई खत्म, ब्याज दरें बढ़ी उम्मीद के मुताबिक और फेड चेयरमैन की कमेंट्री भी आपके सामने। लगातार तीसरे दिन रहे कमजोर अमेरिकी बाजार। हम पर क्या होगा असर, और आज है वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी। पूरे एक्शन के साथ तैयार हैं हम। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। समझेंगे अनिल जी से कि फेड ने आखिर कहा क्या है, क्या इसके मायने हैं बाजार के लिए, आगे की चाल और रणनीति कैसे बनानी है। और आज तो वीकली एक्सपायरी भी है। वंडरफुल। सो कुछ एक साथ बड़े लंबे समय बाद इस वीक में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत कम काम किया है। कम काम किया है? हाँ, ऐसा फीलिंग आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी तो वीक शुरू हुआ था, अभी खत्म होने की तैयारी में। अच्छी बात है। कल ही का तो दिन बचा है। हाँ, 2 दिन से। हाँ, तो ये छोटा वाला वीक बड़ा मैं एंजॉय कर रहा हूँ मेंटली। रोज सर एक्शन इतना आ रहा है, रोज ट्रिगर्स भर भर के आ रहे हैं, बड़ी बातें निकल थोड़ा रही हैं। एक्चुअली शायद उसकी वजह ये है कि बाजार वैसा ही प्रदर्शन कर रहे हैं जैसा कि हम चाहते हैं, जैसा कि हम अनुमान लगा रहे हैं। तो झटके नहीं दे रहे हैं बाजार, या फिर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आज किन ट्रिगर्स पर बाजार का रहेगा एक्शन। फेड ने दरें 1/4% बढ़ाई है और फिलहाल आगे चलते हुए इन ब्याज दरों में कटौती या राहत के संकेत नहीं है। 350 अंक गिरा है डाउ, ऊपरी स्तरों से 400 पॉइंट लुढ़क कर, और लगातार तीसरे दिन रही है कमजोरी। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर आपके हमारे सबके लिए, पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े और कम होंगे, क्योंकि कच्चा तेल अब $73 के नीचे क्या $71 के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। तो तेज गिरावट कच्चे तेल में आपको नजर आएगी। इसके अलावा जो संकेत है, डॉलर इंडेक्स कमजोर होता दिख रहा है, अमेरिका के बॉन्ड यील्ड नीचे है, और सोना लाइफ टाइम हाई से ज़्यादा नहीं, सिर्फ $30 दूर बचा है। टाइटन कल नतीजे पेश किए हैं बाजार बंद होने के बाद, और कुछ बेहतरीन नतीजे चोला, एबीबी, इन पर भी होगा विश्लेषण। कल बाजार बंद होने के बाद ढेर सारे रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स के लिहाज से आज भी आप रहेंगे बेहद बिजी, क्योंकि निफ्टी की 3 कंपनियां और वायदा कारोबार की 5 कंपनियों के अलावा कैश मार्केट के नतीजों की लंबी लिस्ट। बहुत सारा एक्शन है। बिल्कुल सर, तो एक्शन पर ही डालते हैं नजर। सवाल यही उठ रहा है कि एक्चुअली पावल साहब ने किया क्या है। दरें तो बढ़ाई थी, ये तो मालूम था, बट उनकी कमेंट्री को कैसे समझना है। तो एक बार कमेंट्री पर आपसे मैं राय लेता हूं, एक बार सुन ले पावल साहब ने, उनको एक बार सुनते हैं, फिर समझते हैं। At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by a 1/4 percentage point, bringing the target range to 5 to 5.25%. And we're continuing the process of significantly reducing our securities holdings. In light of these uncertain headwinds, along with monetary policy restraint we've put in place, our future policy actions will depend on how events unfold. In determining the extent to which additional policy firming may be appropriate to return inflation to 2% over time. सवाल तो ये बन रहा है सर, 10वीं बार रेट्स बढ़ाए हैं, 2007 के बाद हाईएस्ट लेवल पर हैं। जो उन्होंने बोला था कि 5% पर शायद जा सकते हैं, अब वो 5 से 5.25% की रेंज हो गई है। तो फिर कैसे समझा जाए, क्या ये आखिरी रेट हाइक था फेड की तरफ से, या क्या ये समझना सही है इस बार के लिए? देखो, फेड ने तो ऐसा कहा नहीं, ऐसा ये आखिरी हाइक है। आप और हम समझे तो हमारी मर्जी। हम चाहते हैं ये सुनना। ज्यादातर लोगों ने ऐसा समझा भी शुरुआत में कि ये आखिरी हाइक है, क्योंकि फेड ने जो स्टेटमेंट लिख कर भेज दिया है, जो रिलीज होता है, उसमें वो कुछ शब्द गायब थे, जिसमें कि हम आगे और ब्याज दरें बढ़ा सकते। तो पहले बाजार ने ये समझा कि अच्छा नहीं लिखा, इसका मतलब आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो यही फर्क है ना जी, अखबार में और टेलीविजन में। वो भावनाएं, अखबार में शब्द होते हैं, भावनाएं लाना मुश्किल काम है। ऐसा नहीं कि अखबार में भावनाएं नहीं लाई जा सकती, शब्दों का सही चयन करें तो लाई जा सकती है, लेकिन किसी का स्टेटमेंट जिसका तस छाप दें तो उसमें भावनाएं नहीं होती। तो वो कल फेड चेयरमैन ने जो लिख कर अपना स्टेटमेंट दिया था, उससे लोगों को ये लगा कि भाई ये ब्याज दरें आखिरी बार बढ़ी हैं, अब नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने और बढ़ाने के संकेत वाली लाइन जो पिछली पॉलिसी में थी हटा दी। लेकिन जब आपने अभी सुना जो उन्होंने भाषण दिया, जब भाषण दिया तो भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे आपके चेहरे पे स्माइल आए जी। मतलब सब कुछ आपको परेशान करने वाली सारी चीजें उनके भाषण में थी। मसलन पहली चीज, महंगाई ना 2% हमारे टारगेट से बहुत दूर है। अचानक से 2% का टारगेट फिर से याद आया। एक जमाना तो क्या मतलब, एक समय था जहां ऐसा लग रहा था कि 4% पर आकर भी फेड कंफर्टेबल हो जाएगा। करेक्ट। तो 4% पे भी ठीक है 4% आए ना हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो वाली बात मिसिंग थी, यानी कि महंगाई की चिंताएं बरकरार है। ब्याज दरें और नहीं बढ़ाएंगे ऐसा कुछ कहा नहीं। क्या और बढ़ाई जा सकती है? हाँ, जब तक महंगाई काबू में ना आए हम बढ़ा सकते हैं, और
आगे की एक आध और हाइक की गुंजाइश इनडायरेक्टली उन्होंने बता दी। अमेरिका में रिसेशन, धीमापन, मंदी आ सकती है और उसकी कोई चिंता है? बिल्कुल नहीं। कौन सी मंदी, क्या मंदी, उन्होंने बात ही नहीं की, छोड़ ही दिया। उस पर कोई विचार विमर्श, कोई बातचीत नहीं की, साइड में। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मंदी वंदी तो आएगी नहीं आएगी, देखा जाएगा। वैसे 2007 में ये ब्याज दरें थी हाईएस्ट, और उसके बाद 2008 से मंदी शुरू हुई थी। एनीवे तब सिचुएशन अलग थी, अब अलग है। बिल्कुल। एक और बात, अमेरिका के बैंकिंग संकट पर पावेल साहब का क्या कहना है? कौन सा बैंकिंग संकट? हाँ, मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, बिल्कुल। जबकि बैंकिंग संकट एक्चुअली देखा जाए तो बनाया हुआ पावेल साहब का ही है। अगर एक सिंगल आदमी को किसी को जिम्मेदार ठहराना तो वो है। और क्योंकि इस बार 2008 के संकट से ये संकट इस मायने में अलग है, 2008 में अमेरिका के बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डूबी थी, वो उन्होंने एरे गेरे नत्थु खेरे हर किसी को किसी भी दाम पे लोन दे दिए थे। तो वो प्रॉपर्टी मार्केट में, मॉर्गेज मार्केट में बबल बना। जो लोग लोन लेने लायक नहीं थे उनको लोन दे दिया, उसके चक्कर में वहाँ का मार्केट डूब गया। इस बार जो बैंक डूब रहे हैं या डगमगा रहे हैं, उन्होंने कोई खराब लोन नहीं दिए हैं, लोन उन्होंने अच्छे दिए हैं। और उन्होंने जो कुछ भी अपना पैसा रखा है वो अमेरिका के ट्रेजरी में ही रखा है। अमेरिका के सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स ही खरीदे हैं। लेकिन ब्याज दरें जिस तरह से तेजी से फेड ने बढ़ाई, उसका वो ठीक अंदाजा नहीं लगा पाए। कोई सोचा नहीं कि 0 से 5%, मतलब वो ये तो ऐसा वाली गाड़ी के बढ़िया आप अच्छी स्पोर्ट्स कार खरीदो और फिर बोलो कि 10 सेकंड में 0 से 200 किलोमीटर पहुंच जाए, 100 किलोमीटर पहुंच जाए। ये उस स्पीड से ब्याज दरें बढ़ाई जो बैंक्स को समझ में आया नहीं। इस वजह से एसेट लाइबिलिटी मिसमैच हो गया। जो लोन वो दे रहे हैं और जो डिपॉजिट ले रहे हैं उसकी जो टेन्योर होती है, जो अवधि होती है, वो कम ज़्यादा हो जाती है। तो फिर उनको मार्क टू मार्केट लॉसेस जो आते हैं उनके बॉन्ड पोर्टफोलियो पर, तो उन्होंने बॉन्ड भी अमेरिका के ही खरीदे, उन्हीं पर लॉस आ रहा है। करेक्ट। सो एक्चुअली देखा जाए तो ये तो काम अमेरिकी फेड का किया कराया है। Exactly. अब उनको ये लगता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन महंगाई है, जहां भी जैसे भी पकड़ के इसी को मारना है, बाकी चीज बाद में। बाकी 2-4 बैंक डूब जाए फर्क नहीं पड़ता, मंदी में चली जाए इकोनॉमी फर्क नहीं पड़ता, ब्याज दरें कितनी ऊपर है, लोग कैसे जिएंगे वो फर्क नहीं पड़ता। तो उनको कुल मिलाकर अभी एक ही तरह, वो कोलू के बेल की तरह उनका पूरा फोकस वैसा है, मुझे महंगाई नीचे लानी है। और कल की पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ इसी जगह फोकस था। ये कल की पॉलिसी। अब इसका असर क्या? असर बताइए। मजे की बात ये थी, अमेरिका के बॉन्ड मार्केट मान ही नहीं रहे कि और ब्याज दरें बढ़ेंगी। ये इंटरेस्टिंग है सर। कल और आज के बीच में अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स और 10-12 बेसिस पॉइंट कम हो गए। एब्सोल्युटली। डॉलर इंडेक्स 101 के आसपास आ गया। बिल्कुल। सो एक्चुअली बॉन्ड मार्केट और इक्विटी मार्केट का एक्शन थोड़ा सा अलग अलग है। बॉन्ड मार्केट, डॉलर इंडेक्स, करेंसी मार्केट ये मान के चल रहा है कि शायद ब्याज दरें न बढ़े, लेकिन इक्विटी मार्केट ने कल अभी तक ये मानने से इनकार किया। तो अब दोनों में से एक को ठीक होना है। यस, दोनों में से एक को ठीक होना। Exactly. सो एक अच्छी चीज ये थी कि ज्यादातर ट्रिगर्स आपके सामने आ गए, कमेंट्री सामने आ गई, और कमेंट्री के हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो बॉन्ड मार्केट और करेंसी मार्केट का रिएक्शन गलत है, इक्विटी का सही है। अच्छा, ये फर्क है 100%। क्योंकि ऐसा पावेल साहब ने कुछ भी नहीं कहा जिससे बॉन्ड यील्ड्स घटे। ऐसा पावेल साहब ने कुछ भी नहीं कहा जिससे डॉलर इंडेक्स घटे। करेक्ट। उन्होंने कहा महंगाई 2% में लानी है, महंगाई ही हमारा फोकस है, बाकी और कोई चीज नहीं। तो उस हिसाब से इक्विटी मार्केट का रिएक्शन जायज है। अब यह है कि हो सकता है एक आध दिन में संभल कर वापस ठीक हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या होता है, इक्विटी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसीलिए कहा जाता है। आपको पता है फेड रुकेगा, वो 5% पे रुकेगा, 5.25 पे या 4.25 पे, यही नहीं पता। फेड रुकेगा, वो जनवरी में रुकेगा, जून में रुकेगा या दिसंबर में रुकेगा, यही नहीं पता। सो इसीलिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि जब आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कि यहीं पे रुकेगा, यहीं से, तो इक्विटी मार्केट के अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। कि कोई बात नहीं, 3 महीने 6 महीने, मतलब मैंने सोचा था कि मैं 2 साल के लिए पैसा लगूंगा, अब 2.5 के लिए लगाना है, बराबर। तो वो एडजस्ट कर लेंगे। सो आई थिंक वी विल बी बैक टू नॉर्मल। कोई बहुत बड़ी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप सिर्फ इस वजह से पैसा लगा रहे थे कि भाई ब्याज दरें घटना शुरू हो जाएंगी इस साल में, ब्याज दरें बढ़ना बंद हो जाएगी बस इसी पॉलिसी से, तो आप थोड़े निराश है, और वो निराशा कल आपको दिख गई और डिस्काउंट हो गई। एक रिएक्शन था, एक रिएक्शन हो गया, थोड़ा बहुत और हल्का फुल्का करेक्शन 1-2 दिन में आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट उसके बाद अमेरिकी बाजार भी संभल जाएंगे, कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, कोई बड़ा पॉजिटिव आप लेकर नहीं आ रहे हैं पॉलिसी से, लेकिन ठीक है, हम अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें बॉन्ड मार्केट और करेंसी मार्केट थोड़ा सपोर्ट दे रहे हैं। बिल्कुल, ये पूरा लब्बो लुबाब है आपके।
अंडरस्टूड सर। बाय द वे, कल उनके बैंक्स में फिर से एक्शन हुआ है। पोस्ट मार्केट में अब नए नए बैंक्स के नाम रोज याद करने पड़ रहे हैं सर। सिलिकॉन वैली बैंक, सिल्वर गेट, फर्स्ट रिपब्लिक, अब पैसिफिक बैंकॉप, पैकवेस्ट, ये भी अभी याद करना पड़ेगा क्योंकि कल ये 50% गिरा है पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में। नया खरीदार ढूंढ रहे हैं ये, और बाकी सारे बैंक शेयर्स भी पोस्ट मार्केट 10 से 30% लुढ़के। तो आज शाम इंटरेस्टिंग एक्शन वहां पर हो सकता है इनका, बैंक्स का। उनका नाराज होना स्वाभाविक है दीप। जो ये बैंक गिरे हैं, मतलब बैंक ये गिर के ये दिखाना चाहते हैं जेरोमी पावेल साहब को कि आपको हमारी पड़ी नहीं है। हाँ, पूरी पॉलिसी में हमारा जिक्र नहीं, कुछ भी नहीं। 2 बार आपने रेट्स बढ़ा दिए जब से क्राइसिस शुरू हुई है। हम 2-4 गिर गए, 2-4 और गिरने को तैयार हैं, डूबने को तैयार है, और आपको पड़ी नहीं है। आप कुछ कर नहीं रहे। और हम डूब रहे हैं आप ही की वजह से। आपने इतनी तेजी से, आप बिना सिग्नल प्रॉपर दिए ब्याज दरें जो बढ़ाई है, हम अपनी बुक्स को ठीक नहीं कर पाए। चलो मान लिया हमारी थोड़ी गलती है, हम नहीं ठीक कर पाए, लेकिन आप भी तो मतलब जिम्मेदारी है ना, HUF के मुखिया है। एब्सोल्युटली। तो वो बैंकों का कल का जो रिएक्शन है ना, वो उस लिहाज से बैंक इसलिए दुखी हुए कि भाई कुछ नहीं, 2 सेंटेंस हमारे भाई। एक आप है ना, किसी से हॉस्पिटल में कोई बीमार है, ऑपरेशन करा के लेटा हुआ है, मिलने जाते हैं, या किसी के घर में कोई डेथ हो जाए तो आते थे, तो आप करते क्या है? कुछ नहीं ना, 2 शब्द अच्छे बोल के आते ना, भाई तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, भाई जो होना था हो गया, अब अपने आप को मजबूत रखो, यही बोल के आते ना किसी के यहाँ बैठने जाते हैं तो, बिल्कुल, है ना। तो यही तो करना था उनको कि भाई चिंता मत करो, भाई मैं हूँ। खाली बोल देते हैं शाहरुख खान का टाइटल, मैं हूँ ना, उतना ही काफी हो जाता है। उतना भी बैंक बोलता कि चलो ठीक है, हाँ पीछे खड़े हैं। एक तरफ तो वो अमेरिका की वित्त मंत्री धमका रही है, जेनेट येलन, वो बोल रही कि भाई हमने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है कि सारे डिपॉजिट होल्डर्स को हम पैसा देंगे ही देंगे। ऊपर से फेड चेयरमैन, तो किसके भरोसे जाए, अनाथ हो जाए। वैसे ही हाल हो गया। इसलिए बैंक गिरे हैं, तो सही गिरे हैं, सही गिरे। हाँ सही गिरे हैं, 50%। हाँ तो सही गिरे हैं। मतलब ये इनकी जिम्मेदारी तो है ना, थोड़ा तो आप कुछ बोलो ना भाई, कुछ तो मतलब क्या फेड है कि खाली इन्फ्लेशन को काबू में करने वाली एजेंसी है? हाँ। बाकी चीजों की चिंता बाकी चीज है तो सेंट्रल बैंक। प्रॉब्लम क्या है दीप, मैं बताऊं आपको, यही पॉलिसी अगर इस तरह की है ना, हमारे गवर्नर साहब दे देना तो सब लोग चढ़ पड़े उन पे। हाँ, और यही फेड चेयरमैन दे तो कोई बोलता नहीं है। करेक्ट। तो फेड चेयरमैन ने कल गंदी पॉलिसी दी है, मतलब बैलेंस्ड नहीं कहा जा सकता है। उनको जो सब कुछ बोलना चाहिए, जिन मुद्दों पर उनको राय रखना चाहिए, वो उन्होंने रखी नहीं। अब इसीलिए हर मार्केट अपने हिसाब से अंदाज लग रहा है। बॉन्ड मार्केट को अपनी समझ से लग रहा है कि ठीक है, करेंसी मार्केट को अपने हिसाब से लग रहा है, और इक्विटी मार्केट को अपने हिसाब से लग रहा है। तो कल अमेरिका में जो बैंक गिरे, कोई दिक्कत नहीं, आप गिरे, अपने आप को गिरा हुआ बैंक में समझें। आप सही गिरे, आप सही गिरे, गिरना बनता था। तो फेड पॉलिसी भी हो गई, बैंकिंग संकट अभी भी थोड़ा एक कंसर्न इसमें है ना, एक चीज दिक्कत वाली बात है, उन्हें वेरी सीरियस नोट कि अगर कोई 1-2 बैंक और डूबने हैं तो इस पॉलिसी से उनको नहीं डूबने का सहारा नहीं मिल रहा। ये सही बात है सर, है ना। अगर आपको इसी सिंपल सी चीज़ है, अगर किसी बैंक को या बैंकिंग सिस्टम को ये संकेत मिल जाए कि अब ब्याज दरें नहीं बढ़ेगी, या फेड इनको लेकर सेंसिटिव है कि इनकी बुक्स पे और ज़्यादा लॉसेज ना आए, तो भी उनका डिपॉजिट होल्डर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, है ना। करेक्ट सर। अगर मैं अमेरिका का वित्त मंत्री हूँ तो मैं कहूँगा भाई देखो, हमने पहले भी 3 बैंक बचाए, यस, आगे भी जरूरत पड़ेगी, हम मौके पे देख के अपने हिसाब से हमारा काम करेंगे। हमने ठेका थोड़ी ले रखा, नहीं बचाएंगे। एग्जैक्टली। ऐसा कौन बोलता है, क्यों बोलता है? करेक्ट। इससे आप किसकी मदद करो? ये तो वही वाले, वो कौन थे भाई साहब, सऊदी अरब वाले, हाँ, क्रेडिट स्विस, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, बैंड बजा दी। सऊदी सॉवरेन फंड, इसका फायदा क्या? मतलब अब जब आप जिम्मेदार पद पे बैठे हैं तो आपको क्या बोलना है, करेक्ट, वो बहुत सोच समझ कर जिम्मेदारी के साथ बोलना होता है। ये मिसिंग है। सो आई थिंक थोड़ा सा है ना, उनको सेंसिटिव होके हैंड होल्डिंग करने के लिहाज से, भाई हाँ हमें पता तकलीफ में हो आप, हम कोशिश करेंगे आपको पूरा। तो उसमें क्या होता है, जिसने बैंक में डिपॉजिट रखी हुई वो भी बोलता है कोई बात नहीं, चलो ठीक है। बैंक को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। ये कॉन्फिडेंस लाने वाले काम करके किसी का फायदा नहीं है। चलिए, तो बैंक्स पर अभी भी नजर है, पॉलिसी भी हो गई। हमारे लिए क्या इम्पैक्ट आ सकता है सर? क्योंकि कल परसों भी हमने देखा था यूएस कमजोर था, 450 अंक गिरा था, उसके बावजूद कल हम अच्छी रिकवरी के साथ ठीक ठाक बंद हुए। तो आज हमें क्या एक्सपेक्ट करना है? तो उन्होंने पोज की बात नहीं की, लेकिन हम पोज लेंगे, हम तो लेंगे जी पर थोड़ा सा पोज लेंगे। हाँ, थोड़ा सा पोज लेंगे। हमारी जो एक तरफा बढ़िया तेजी चल रही थी, तो अब यहाँ थोड़ा सा समय के हिसाब से वक्त बिताने का समय आ रहा है। ये हो सकता है हम 17,800 18,200 की रेंज में, 300-400 पॉइंट की रेंज में थोड़ा टाइम पास
पास करें। जैसे आपको याद होगा 16,800 17,200 की रेंज में 400 पॉइंट की रेंज में हमने जो टाइम पास किया था रीप, वही टाइम पास 1,000 पॉइंट ऊपर करने का समय आ रहा है। राइट, समझ गया। अब थोड़ा कंसोलिडेशन का वक्त आ तो रहा है। अच्छी तेजी के बाद और थोड़ा आपका टारगेट भी निफ्टी के लगभग सारे आ गए हैं, तो एक बार यहाँ पर थोड़ा वक्त बिताए नया मूव बनाने के पहले तो गलत नहीं है। और देखते हैं कि जो फेड की मीटिंग के कल तो आ गए, अब एक आध दिन में अमेरिकी बाजार और अपना विचार विमर्श मंथन करने के बाद, सोचने के बाद मन पूरा बनाएंगे, है ना। तो एक आध दिन में आपको डायरेक्शन और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आप देखो डाउ कितना क्लियर कट डायरेक्शन के साथ पूरे 1 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। करेक्ट है ना। समझ नहीं आ रहा करना क्या है, मुझे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। 3 पॉइंट ऊपर है पूरा, देखो। सो इसलिए मेरे ख्याल से एक आध दिन और देख लें, इस हफ्ते तक आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। जब तक ये सब नहीं होता है तब तक की स्ट्रेटेजी में मैं आपको 2 ही लाइन आज दूंगा। जी सर, सिर्फ 2 लाइनें आज अपनी स्ट्रेटेजी, वो ये बताएं सर। कमजोरी का पहला संकेत निफ्टी 18,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे तो ही होगा, यानी कि आपके पास 90 पॉइंट का क्वेश्चन है दिन के लिए। आराम से 43,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे बैंक निफ्टी तो ही कमजोरी का पहला संकेत होगा। कल भी यही बात कही थी जी, आज भी यही बात कह रहा हूँ। गॉट इट। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। निफ्टी और बैंक निफ्टी ये लेवल्स आपके ध्यान में, ये तो कमजोरी का संकेत। अगर इनके नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो क्या, तो सिर्फ 200 पॉइंट की जगह और निफ्टी में है और 400 से 600 पॉइंट की जगह बैंक निफ्टी में भी खुलती है। 42,400 से 42,600 की रेंज निकल कर आएगी। तो कोई बहुत बड़ा तकलीफ वाली बात नहीं है कि 200 पॉइंट निफ्टी मतलब 1%, 400 से 600 पॉइंट यानी कि 1 से 1.5% बैंक निफ्टी, करेक्ट। लेकिन मजबूती और तेजी कब करनी है? जो ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं उनके लिए 18,200। ओके, 18,200 के पार निकलकर अब निफ्टी टिकता है, दम लगाकर भरपूर फुल फ्लेज तेजी करनी है नए हाई के लिए। 18,200 के ऊपर नए हाई के लिए, नया हाई आ रहा है, नए हाई के लिए। ठीक है। बैंक निफ्टी 43,500 ये पार करके टिके, बंद होता दिखे तो जमकर तेजी करनी नया हाई के लिए। 44,150 का जो हाई है वो पार करने की तैयारी करेगा बैंक निफ्टी। पहले फिर दोहरा दूं जो पिछले कुछ दिनों में दोहराया, पहले बैंक निफ्टी नया हाई बनाएगा, इसलिए नहीं कि वो ज़्यादा नज़दीक है, बल्कि इसलिए कि वो लीडर है। राइट, हाँ। और तो पहले बैंक निफ्टी उसके बाद निफ्टी। तो अपने 2 लेवल पे ध्यान रखना है ऊपर की तरफ। 18,200 43,500 आपको ब्रेकआउट देगा। गॉट इट, ठीक है। चलिए, तो आज का फिर सेटअप भी समझते, कई सारे नंबर्स की भी बात करनी है, बट फिर आज के संकेत क्या कह रहे हैं सर? आज के संकेत में जी ग्लोबल तो नेगेटिव रखना ही पड़ेगा, देखो है नेगेटिव, और एफआईएस के भी बड़े दिनों बाद है ना नेगेटिव से न्यूट्रल साइड पर आए, तो मैंने न्यूट्रल रखा है। लोकल फंड के संकेत हल्के नेगेटिव है, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव है, सेंटिमेंट न्यूट्रल से कॉशियस है, ट्रेंड पॉजिटिव है। 17,975 18,035 ये आज का पहला सपोर्ट जोन है। इस रेंज में कहीं खुलकर हम टाइम पास करेंगे, देखेंगे कितनी ताकत है। और इसके नीचे आने पर 17,850 17,925 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है और यहाँ पर लेना ही लेना है। स्ट्रॉन्ग बाय जोन, हाँ, यहाँ पर खरीदना ही खरीदना है, शॉर्ट भी काटनी है। ऊपर की तरफ 18,125 18,175 हल्की फुल्की रुकावट की जगह पार करके ऊपर निकले तो 18,200 250 प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए अच्छी जगह बन सकती है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, ताकि कहीं आप कंफ्यूज ना हो। बोले अनिल जी अभी तो आप कह रहे थे 18,200 के ऊपर जमकर तेजी करें, फिर आप बोल रहे हो मुनाफा वसूली करें, हम तो कंफ्यूज है। तो अगर आप कंफ्यूज है तो सही है, और वो कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ कि ये डे ट्रेडर्स के लिए 18,200 250 जो पोजिशनली ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए 18,200 के ऊपर बंद होने पर बड़ा ब्रेकआउट आएगा। ये ध्यान रखें, 18,200 के टिके रहने का मतलब है बंद होने पर बड़ा ब्रेकआउट है। ठीक है। बैंक निफ्टी 43,075 पहला मजबूत सपोर्ट जोन है, यह आसानी से नहीं टूटेगा। इसके नीचे से ही आपको कमजोरी फील करना है, और अगर फील करने की जरूरत आ जाए तो भी 42,750 से 42,875 की रेंज को आप एक मजबूत खरीदारी की जगह मानकर शॉर्ट भी काट सकते हैं, लॉन्ग भी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 43,475 43,625 या 150 पॉइंट की रेंज है पहली रुकावट की जगह, पार करके टिके तो 43,700 43,850 वो रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, और अगर आप में दम है और मन है तो शॉर्ट भी करें। उस लेवल पे शॉर्ट करने में हर्ज नहीं, कर सकते। गॉट इट, ठीक है। डेटा एफआईएस की पोजीशन पुट घटिए 5% से बढ़िया है थोड़ा। एफआईएस वो कल हम बात कर भी रहे थे कि अब थोड़ा लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा हो गई है, ऊपर चला गया तो थोड़ा कम हुआ है, बढ़िया है दीप। पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी दोनों का घट कर आया है। बैंक निफ्टी का हल्का सा बढ़ा है, बट दोनों कंफर्टेबल लेवल पे है, और विक्स कोई खास बदलाव हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ भगवान जाने। अच्छा बाय द वे एक चीज़ और, स्टॉप लॉस आप पूछें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं,
कल जो मैंने अगर स्टॉप लॉस आपको दिया, अगर आपको याद है तो सेम टू सेम है। सेम टू सेम है। हाँ, इंट्राडे 17,975, क्लोजिंग 17,975 निफ्टी की लॉन्ग पर एक ही है। बैंक निफ्टी इंट्राडे और क्लोजिंग 43,000 के नीचे 42,950। निफ्टी का 18,000 है, 25 पॉइंट नीचे दे दिया। बैंक निफ्टी का 43,000 है, 50 पॉइंट नीचे दे दिया। शॉर्ट साइड पर वही है कल वाला 18,200, इंट्राडे क्लोजिंग सेम, और बैंक निफ्टी पर कल वाला ये 43,500 इंट्राडे क्लोजिंग। तो कल वाले चारों स्टॉप लॉस आज भी इंटैक्ट है, सेम टू सेम। ठीक है, खरीदना है, खरीदने के लिए निफ्टी 17,925, 18,035 इस रेंज में टुकड़ों में खरीदना है। टुकड़ों में मतलब आप मूड माहौल देख के 18,035 पे एंट्री मार सकते हैं जी। 18,000 ज़्यादा ठीक लेवल है एंट्री करने के लिए, और अगर गलती से 17,925 आए तो और ऐड करना है। क्लियर है? 17,850 थोड़ा दूर का है, वही स्टॉप लॉस लगाना है आपको ताकि ट्रिगर ना हो। ऊपर के टारगेट जो बनेंगे देखो 18,075, 18,102 छोटे टारगेट, 18,100, 175 दो मीडियम टारगेट, और 18,200 तक का बड़ा टारगेट। उतना आ जाए बहुत है, क्या करना है, डन। बेचना जो चाहते हैं एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर आप बेच सकते हैं 18,200 के स्टॉप लॉस के साथ में। अगर ज़्यादा गैप से ना खुले तो कल ही की तरह कल अपनी बात हुई थी, गैप से ज़्यादा ना खुले तो बेचना है। इसलिए बड़ा गैप मिलाने, एक बार 18,125 के आसपास, 115 के आसपास कल हाई बनाया भी, तो आज भी इसी तरह से अगर एक बार ऊपर मिले, थोड़ा कम गैप से खुले और एक बार ऊपर मिले तो बेचने का सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 18,200 होगा। टारगेट 18,050, 18,002 छोटे टारगेट, 17,975 मीडियम टारगेट, 17,925 और 17,900 तक के बड़े टारगेट। बट बड़े टारगेट भी छोटे ही हैं 17,900 के नीचे नहीं, 200 पर नीचे। यहाँ से 1% की नीचे की रिस्क है अभी, इससे ज़्यादा अभी नहीं दिख रही। होगी तो बताएंगे, आइए तो देख लेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी खरीदें। मेरी फेवरेट स्पेस वही है जो 2 दिनों से बात कर रहा हूँ, जहाँ आ नहीं रहा। कल भी 43,075 से घूम गया, आज भी 42,825, 43,000, यही मेरी फेवरेट रेंज है जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 43,000, 43,075 की रेंज में भी शुरुआत कर सकते हैं। सो 50-75 पॉइंट कोई खास मायने नहीं रखता, आप मूड माहौल देखकर आप ही कर सकते हैं। 43,075 जो कल का लो है वहाँ से भी मूड बना सकते हैं, लेकिन ये रेंज बेस्ट है जहाँ आपको 2 टुकड़ों में खरीदना है, एक 43,000 के आसपास, दूसरा 42,825 के आसपास। ठीक है, स्टॉप लॉस सेम कल वाला 42,600, टारगेट 43,075, 43,225 दो छोटे टारगेट, 43,275, 43,350 दो मीडियम टारगेट, और 43,475 तक के बड़े फाइनल टारगेट। बैंक निफ्टी बेचना कल वाली स्ट्रेटेजी, 43,500 के स्टॉप लॉस से बेचिए। पहला टारगेट होगा 43,275 का, दूसरा 43,225 का, दो टारगेट ये हो गए। 43,075 और 43,000 मीडियम टारगेट, इसके नीचे के लेवल्स तो दिखते नहीं है, लेकिन फिर भी वीकली एक्सपायरी है दिए, और अब जिस तरह के डेटा बनने लगे हैं वीकली एक्सपायरी में भी, थोड़ी इज्जत इनकी भी बढ़नी चाहिए, करनी चाहिए। मंथली एक्सपायरी की तरह थोड़ी मैंने इज्जत बढ़ाना शुरू कर दिया है, इसलिए वीकली एक्सपायरी के दिन भी थोड़े बड़े टारगेट दे देता हूँ कि कहीं कोई बड़ा मूव आ जाए तो 42,825, 42,750 आपके लिए फाइनल टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी आज की स्ट्रैटेजी। लेवल्स को ध्यान रख के अपने ट्रेड करिए। मनापुरम बैन में आ गया है, जो कल हम बात कर भी रहे थे, लग भी रहा था, आई थिंक लंबे समय बाद ये बैन में आपको दिख भी रहा है कल की बड़ी गिरावट के बाद। थोड़ा डेटा भी समझाएं सर, जो आज आपने एफआईएस के संकेत न्यूट्रल रखे हैं, ऐसा क्या देख लिया डेटा में आपने? कैश में तो इनकी खरीदारी थी, हालांकि फ्यूचर्स में बेचा है। फ्यूचर में थोड़ा 1450 करोड़ के इंडेक्स और 770 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं, तो थोड़े से डेटा हल्के से कमजोर हुए हैं, नहीं तो अब तक तो कमजोर भी नहीं कहूँगा, ठीक है, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हुई है इवेंट के पहले। 600 करोड़ के आसपास की कैश में बिकवाली है एफआईएस लोकल फंड्स की, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट डेटा है दी वही है, 18,000 के नीचे कमजोरी, 18,200 के ऊपर मजबूती। 18,000 के पुट ऑप्शन पर 99 लाख शेयर हैं, 1 करोड़ शेयर मान लीजिए राउंड फिगर में, इसके नीचे से आप कमजोर होना शुरू करेंगे। 18,200 के कॉल पर 1 करोड़ 40 लाख शेयर है, इसके ऊपर आप शॉर्ट कवरिंग देखेंगे, और बीचों बीच 18,100 है मेक और ब्रेक लेवल, जिसके आसपास आप बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी 43,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 45 लाख शेयरों का, इसके नीचे ही कमजोर होंगे। 43,500 पे 42 लाख शेयर है, वो भी लगभग हाईएस्ट है, ये 500 पॉइंट की रेंज है। बहुत क्रिस्टल क्लियर आ रहा है, ऐसे डेटा मिलते ही नहीं जिसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता। करेक्ट, आराम से एनालिसिस हो जाए, नहीं तो बहुत मगजमारी होती है। यहाँ पे एकदम आराम से सारे लेवल्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मिल रहे हैं। ठीक है सर, चलिए, तो ये हैं आपके लिए सारे लेवल्स आज के, और आज की पूरी स्ट्रैटेजी भी। बट स्टॉक्स पर रहेगा पूरा फोकस, नतीजों का भी रिएक्शन है। आइए पहले स्टॉक्स की बात करते हैं अनिल जी के साथ। बिगुल स्टॉक ऑफ द डे। जी सर,
चोलामंडलम, चोला इन्वेस्टमेंट, ये है फ्यूचर्स वाला जो है, जो फ्यूचर में यहाँ पर खरीदारी करने की राय है स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर। 870 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको खरीदारी करनी है। ऊपर का टारगेट होगा 902, 915, 925, बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी चोला इन्वेस्टमेंट के फ्यूचर्स पे। नंबर्स आए कल बाजार बंद होने के बाद, बेहद शानदार परफॉर्मेंस है हर एक पैरामीटर पे। वैसे तो इस बार सारी एनबीएफसी कंपनीज बहुत खतरनाक नंबर दे रही है, लेकिन चोला तो कमाल ही करता हुआ दिख रहा है। बहुत ही दमदार नेट इंटरेस्ट मार्जिन आए हैं 7.8%, तिमाही दर तिमाही भी बढ़कर आए हैं, तो एक अच्छे नंबर्स वो हैं। इसके अलावा AUM ग्रोथ पूरे साल भर के 38% के ऊपर काफ़ी बढ़िया कही जाएगी। एसेट क्वालिटी दमदार होती दिख रही है। लोन जो बांट रहे हैं उसमें मजबूत ग्रोथ आती दिख रही है। हालांकि स्टॉक दीप 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों के बेहद करीब है। 894 रुपये का 52 वीक हाई शायद कल ही हुआ होगा मेरे ख्याल से, उसके बेहद करीब है। फिर भी मुझे लगता है इसमें और दम है अभी भी आगे बढ़ने का। तो मुझे सबसे शानदार नतीजे चोला के दिखे अब तक, जो कल बाजार बंद होने के बाद आए, जो अब तक के एनबीएफसी में भी ये सबसे मजबूत है। तो मेरे ख्याल से और अभी भी जगह है बढ़ने की। दूसरा स्टॉक ऑफ द डे नहीं दिया, लेकिन एक और मजबूत रिजल्ट एबीवी, वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले क्योंकि टाइटन निफ्टी का थोड़ी इज्जत तो उसकी रखनी चाहिए, पहले टाइटन जी निफ्टी का स्टॉक होने की वजह से थोड़ी एक्स्ट्रा इज्जत बनता है। नंबर्स अच्छे हैं, ग्रोथ बहुत बढ़िया आई है, उम्मीद के मुताबिक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस टाइटन की आ ही रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि तोड़फोड़ नंबर है, जैसा सोचा वैसे ही आए। दो तरीके से नंबर देखे जाते हैं। एक, आप कंपनी की स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस देखो, तो स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको लगेगा अरे वाह, 33% की रेवेन्यू ग्रोथ कहाँ आती है, बहुत बढ़िया है, 100% है। और एक ये कि आप एक्सपेक्टेशन से देखो, तो एक्सपेक्टेशन इतनी थी, तो उस हिसाब से उम्मीद के मुताबिक नंबर्स हैं, लेकिन फिर भी अच्छे रिजल्ट्स कह सकते हैं। ज्वेलरी बिजनेस के जो मार्जिन, जो कोर बिजनेस टाइटन का आप मानते हैं, वो मार्जिन अच्छे हैं। 12.5% के आसपास के जो मार्जिन है वो बाजार को, सॉरी हाँ, जो ज्वेलरी बिजनेस के 13.25% के आसपास मार्जिन है, हाँ, वो बेहतर है, वो बेहतर है। सो ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक मुझे नहीं लगता कि बहुत ऊपर नीचे होगा। मेरे ख्याल से 20-25 रुपये ऊपर नीचे की रेंज में रहना चाहिए। ज़्यादा बड़ा मूव इन रिजल्ट्स के बाद आएगा, इसकी संभावना कम है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अच्छी दौड़ लगा चुका है। अपडेट में भी हमने देख लिया था ये। एक और मजबूत रिजल्ट है ABB। ये भी स्टॉक ऑफ द डे हो सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूज था कि स्टॉक ऑलरेडी बढ़ा हुआ बहुत है। नहीं तो रिजल्ट्स इसके भी बेहद दमदार है, मतलब हर एक पैरामीटर पर क्या खतरनाक ग्रोथ आ रही। तो ये आप जो GST नंबर देखते हैं, इकोनॉमी के डेटा देखते हैं, ये ABB जैसी कंपनी से आ रहे हैं। ये कैपिटल गुड्स वाली कंपनियां हैं, ये बताती कि इकोनॉमी में किस तरह का दम है। यस, और इनकी इंटरनेशनल पेरेंट ने गाइडेंस भी बढ़ाई थी। गाइडेंस हमारे को देख के बढ़ाई है। ऐसा जिंदगी में पहले कब हुआ कि हम, मतलब हमारी इंडियन सब्सिडी बहुत अच्छी कर रही है इसलिए गाइडेंस बढ़ा रहे हैं। सोचो, है ना, वो आया था। हाँ, एक मतलब हमारा लीवर ड्राइव कर रहा है यूनिलीवर को, हमारी ABB ड्राइव कर रही है उनको, हमारा सीमेंस ड्राइव करता है जर्मनी की सीमेंस को। ये क्या बड़ा चेंज हो रहा है, लोग समझ ही नहीं पा रहे। करेक्ट। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स है। 22% की रेवेन्यू ग्रोथ, गजब मार्जिन्स बहुत बढ़िया। आहा, ऑर्डर बुक देखिए आप, क्या खतरनाक ऑर्डर बुक बढ़कर आ रही है। मतलब ऑर्डर बुक की ग्रोथ साल दर साल 37%। क्या मतलब मार्जिन्स हर क्वार्टर ABB। एक और बढ़िया बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है दीप, 3-4 क्वार्टर से ABB हर क्वार्टर मार्जिन सुधार रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, यानी कि क्वालिटी अर्निंग्स आ रही है। तो मुझे लगता है कि भले 52 हफ्तों के आसपास है, लेकिन अगर इन नंबर्स के बाद मुझे लेना तो मैं लूँगा। अब वो है कि आज के लिए लेना है कि आपको साल भर के लिए लेना है, वो अलग बात है, एक क्वार्टर के लिए लेना, बट नंबर्स बहुत मजबूत है ABB के भी, इसमें कोई डाउट नहीं। सो ओवरऑल नंबर, बाकी टाटा केमिकल मिक्स से इनलाइन काइंड ऑफ रिजल्ट्स हैं, ठीक है। गॉट इट, ठीक है। तो बट सबसे ज़्यादा फोकस आपको चोला पर करना है, ABB पर भी रखिए नज़र, और टाइटन यहाँ पर भी आपको नंबर्स का रिएक्शन आएगा। आइए थोड़े अर्निंग्स को और डिटेल में बात करें और समझते हैं कुछ और नतीजे जो आए, इतने सारे कैश के भी नतीजे, वहाँ पर भी करते हैं फोकस, साथ ही खबरें और ब्रोकरेजेस भी। अरमान ऊपर, कुशल और आशीष हमारे साथ तैयार। अरमान, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स और नतीजे कौन से लेकर आए आप? जी, आज भी कई सारे नतीजे हैं, जिसमें अगर आप निफ्टी की बात करें तो HDFC, हीरो मोटोकॉर्प, अडानी इंटरप्राइजेस के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में 5 कंपनियों के नतीजे, जिसमें डाबर इंडिया, टाटा पावर, TVS मोटर, IDFC और यूनाइटेड ब्रेवरीज जैसी कंपनियां हैं, जहां पर आपको उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में भी कई सारे नतीजे हैं। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, एप्टस वैल्यू, ब्लू स्टार, डीनोरा और एसी लिस्ट एंडलेस है, जहाँ पर आप देखेंगे कई सारे नतीजे हैं। अब सबसे पहले अगर आप बात करें तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ब्लू स्टार पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोर्ड बैठक में नतीजों और बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा।
गो फर्स्ट के मामले पर एनसीएलटी की सुनवाई होने वाली है। बीएमएल लैंड एसेट जो T22 से, क्योंकि अब वहां से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वहां से ट्रांसफर हो जाएगा। नतीजों पे आ जाएं। नतीजों पे तो सबसे पहले पेट्रोनेट एलएनजी पर आप बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल नतीजे आपको कमजोर दिख रहे हैं। जो हमारा अनुमान था उससे भी अगर आपको दिखेगा तो कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 12% गिरी है। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो लगभग 44% की गिरावट आती हुई दिखी है, और मुनाफे में भी देखेंगे 48% की आपको गिरावट आती हुई दिखी है। कंपनी ने 3 रुपये प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड की घोषणा भी की है। और अपडेट्स में अगर आप बात करें तो यहीं पर भी मार्च तिमाही में अगर आप दहेज एलएनजी टर्मिनल में, जहां पर 77% क्षमता के साथ जो है काम किया है। और घरेलू कंपनियों के लिए ये भी अपडेट है कि घरेलू कंपनियों आगे लंबी अवधि की एलएनजी जो आयात है उससे जुड़े करार जो है वो कर सकती है कंपनी। बिल्कुल, पेट्रोनेट एलएनजी, इसके नतीजों का भी रिएक्शन इंटरेस्टिंग होने वाला है। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें हैं आपके पास और नतीजे कौन से लेकर आए हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले टाटा केमिकल्स, यहाँ पे अगर आप Q4 की परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको अनुमान के मुताबिक आती दिखेगी। इनफैक्ट थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे रिपोर्ट की कंपनी ने। कंपनी की आय में करीबन 26% की ग्रोथ दिखेगी। मार्जिन्स भी 19% से बढ़कर इस बार 22% के आसपास आते दिखे। इनफैक्ट कंपनी का जो मीडियम टर्म का डिमांड सप्लाई की सिचुएशन है वो उसकी भी जो कॉमेंट्री है वो काफ़ी पॉजिटिव है। उन्होंने ये भी उनकी जो नेट डेट है उसको भी रिड्यूस किया है, तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें यहाँ से टाटा केमिकल से निकल कर आ रही हैं। आवास फाइनेंशियल, जहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। एनआईआई में देखें तो करीबन 17.5% की आपको ग्रोथ नजर आएगी। मुनाफा देखें तो 9.5% की ग्रोथ यहाँ पर भी दिखी है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी देखें तो वहाँ पर भी इंप्रूवमेंट दिखेगा। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की बात करें तो वहाँ पर भी इंप्रूवमेंट है, तो एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव होकर इस क्वार्टर में आती दिखे। सोला विनयार्ड्स, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है कंपनी की आय में करीबन 6% की ग्रोथ नजर आ रही है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 8% से इस बार बढ़कर आया। मार्जिन भी देखे तो इंप्रूव होके दिखेंगे आपको। 25.5% से बढ़कर करीबन 26% के मार्जिन आते दिखे, और मुनाफे में भी 5% की ग्रोथ इस बार नजर आई है। सोना BLW क्वार्टरली परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई बेसिस पे कंपनी की आय में करीबन 36% की ग्रोथ दिख रही है। कामकाजी मुनाफा देखे तो 50% की ग्रोथ नजर आ रही है। मार्जिन्स में इम्प्रोवाइजेशन है। मुनाफा भी देखे तो 14% से इस बार बढ़कर आया। बजाज कंज्यूमर केयर, यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है Q4 की, वहाँ पे 15% की ग्रोथ आपको कंपनी की आय में इस क्वार्टर में दिखी है। कामकाजी मुनाफा देखे तो 20% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। मार्जिन्स में 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। 16% से बढ़कर करीबन 17% के आसपास आते दिखे। और लास्ट में KC इंटरनेशनल, जहां पे कंपनी की आय में करीबन 29% की मजबूत ग्रोथ नजर आई है। कामकाजी मुनाफा देखे तो 12.5% से बढ़कर आया। मार्जिन्स में हल्का सा आपको डिक्लाइन दिखेगा, 6% से घटकर इस बार 5.5% के आसपास आते दिखे, जिसके चलते मुनाफे में भी करीबन 35% का डाउनफॉल 112 करोड़ से घटकर 72 करोड़ के आसपास आते दिखा है। ओके, तो ये है आपके लिए कैश के भी ढेरों नतीजे जहां पर रिएक्शन दिख रहा है। कुशल, मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें लेकर आए हैं आप? मॉर्निंग दीपा, खबरों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये फोकस में रहेगा, क्योंकि गो फर्स्ट में जो एक्सपोजर है उस पर सफाई दी है कंपनी ने। 31 मार्च तक यहाँ पर गो फर्स्ट में कुल एक्सपोजर करीबन 1990 करोड़ रुपए का है इनका, और 31 मार्च तक एक्सपोजर एडवांसेस का करीबन 0.91% है। और इस वजह से यहाँ पर फोकस रहेगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से इंडिया के लिए। साथ ही IEX, इस पर नज़र रखें। कंपनी ने जो वॉल्यूम ग्रोथ की है अप्रैल महीने में 6% की बढ़त वहाँ पर रही है। जो डे एड मार्केट है 8.5% की ग्रोथ रही है वॉल्यूम में, और साथ ही आप देखें तो जो रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है 26% की ग्रोथ वहाँ पर भी देखने को मिली है। IT स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। कॉग्निजेंट के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। अनुमान से बेहतर साइड पर आए, और देखेंगे एडजस्टेड बेसिस पे जो EPS है वो आता हुआ दिख रहा है। $1.11 पर EPS आया है, 1.04 का अनुमान था, और 476 टॉप साइड पर एस्टिमेट था रेवेन्यू का, 481 करोड़ डॉलर पर ये आया। हालांकि गाइडेंस आप देखिए तो थोड़ा कमजोरी दिखा सकती है। 2023 के लिए जो कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है -1 to +1% का इन्होंने ये गाइडेंस दिया है, और आगे चलकर यहाँ पर काफ़ी सारा रियल एस्टेट जो स्पेस है वहाँ पर ये कमी लाने वाले हैं कॉस्ट सेविंग्स के हिसाब से। साथ ही आपको ध्यान रखना है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर 737 करोड़ रुपए के जो हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए ये L1 बिडर घोषित होते हुए दिखे हैं। 730 दिनों में ये जो टेंडर इन्होंने L1 के लिए बिड किया था वो पूरा होता हुआ दिखेगा। साथ ही डील्स के लिहाज से कोल्टे पाटिल फोकस में रखिए। सोसाइटी जनरल ने करीबन 18.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है 245 के भाव पर। सिमिलर प्राइस पर PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर 18.7 लाख शेयरों की बिकवाली की है। ओके, तो काफ़ी सारे नंबर्स और काफ़ी सारे खबरों का रिएक्शन है, बट ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हमारे सामने। आइए जानते हैं इनके बारे में आशीष के साथ FIR।
मॉर्निंग आशीष, टॉप रिपोर्ट से करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग दीपांशु। दिग्गज टाइटन के साथ करेंगे शुरुआत। यहाँ पर अगर आप देखें तो ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। सबसे ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं सिटी। खरीदारी के राय के साथ इन्होंने जो लक्ष्य है वो 3130 से बढ़ाकर 3280 कर दिया है। वहीं सबसे कम लक्ष्य दे रहे हैं जेफरी, जो होल्ड की राय दे रहे हैं 2550 रुपये के लक्ष्य के लिए। कॉमेंट्री अगर आप देखो तो सबकी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सीएलएसए मान रहे हैं कि ग्रोथ का जो आउटलुक है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहा है, और जो अन्य बिजनेस हैं ज्वेलरी को छोड़ के यहाँ पर भी काफ़ी रैपिड ग्रोथ आपको नजर आ रही है। जेपी मॉर्गन मान रहे हैं कि Q4 की रेवेन्यू अगर आप देखें तो बहुत शानदार ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। वॉचेज एंड वेरिएबल्स का जो कंट्रीब्यूशन है काफ़ी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिला है। इसके चलते एस्टिमेट्स में भी बदलाव किया। मॉर्गन स्टैनली भी देखें तो मान रहे कि नतीजे इनके अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले। सीएलएसए ने खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य 3150 से बढ़ाकर इन्होंने करीब 3210 रुपये कर दिया है। तो टाइटन पर रखेंगे नजर। इसके अलावा अगर आप देखें तो चोला इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पर भी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से दमदार रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे बड़ा लक्ष्य जो है सीएलएसए की तरफ से आ रहा है। इन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य में बढ़ोतरी की है नतीजों के बाद। 875 रुपये से बढ़ाकर 1070 कर दिया है। करीब 887 की क्लोजिंग है और मान रहे हैं कि इन्होंने जो परफॉर्मेंस है सभी फ्रंट्स पर काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है और AUM करीब 1 ट्रिलियन के पार निकल गया है। साथ में अगर आप देखें तो एस्टिमेट्स के अनुमान में भी 7 से लेकर 10% की बढ़ोतरी इन्होंने की है। जेपी मॉर्गन सबसे ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं क्योंकि रेटिंग को इन्होंने डबल अपग्रेड कर दिया, यानी पहले अंडरवेट की राय थी, आप सीधे ओवरवेट की राय दे रहे हो। लक्ष्य भी अगर आप देखें तो उन्होंने 700 रुपये से सीधे बढ़ाकर 1020 रुपये कर दिया है और मान रहे कि जो बड़ा सरप्राइज और सबसे बेहतरीन सरप्राइज है जो मार्जिन्स के फ्रंट पर देखने को मिला है, जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसमें साल दर साल करीब 40% और पिछली तिमाही के मुकाबले अगर आप देखें तो 18% की ग्रोथ आपको नजर आई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली भी इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 875 रुपये के लक्ष्य के लिए, लेकिन मैक्वायरी ज़्यादा बुलिश नहीं है, अभी भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं लेकिन लक्ष्य दे रहे हैं केवल 860 रुपये का। इसके अलावा अगर आप देखें तो टाटा केमिकल्स, यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे और 993 की क्लोजिंग, 1192 का लक्ष्य है। मान रहे कि जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं जैसे खासतौर पर यूएस और यूके, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन ऑपरेशनल फ्रंट पर देखने को मिला, लेकिन भारतीय इकाई में थोड़ा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा रहा है, इसके चलते हल्का सा इम्पैक्ट यहाँ पर रहा है। ABB पर भी देखें तो नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है। 3454 की क्लोजिंग है, ये लक्ष्य दे रहे 3274 रुपये का, लेकिन मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे और करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा लक्ष्य दिया है इन्होंने 3750 रुपये का। तो ये कुछ टॉप रिपोर्ट्स है जहाँ पर नजर रखेंगे। ओके, तो इन सारी रिपोर्ट्स पर रखनी है आपको नजर, लेकिन इनके अलावा और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष जरा बताएं। सर पेट्रोनेट एनर्जी सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 237 की क्लोजिंग, 270 का टारगेट। जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखा और लक्ष्य इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया है, 270 से बढ़ाकर 305 कर दिया है। हैवेल्स के कल नतीजे आए थे बाजार के दौरान, यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस मान रहे कि नतीजे इनलाइन है। लॉयड और स्विचगेयर का जो परफॉर्मेंस है काफी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिला है। सबसे कम लक्ष्य दिया नोमेरा ने न्यूट्रल की रेटिंग के साथ, जो लक्ष्य है 1250 से घटाकर 1230 कर दिया है, लेकिन मैक्वायरी काफी बुलिश है, अभी भी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 1415 के लक्ष्य के लिए, 1241 की क्लोजिंग चल रही है। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पर जेपी मॉर्गन न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हैं और टारगेट कट किया इन्होंने, 1710 से घटाकर 1550 कर दिया है, 1329 की क्लोजिंग है। वहीं जेफरीज अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और जेपी मॉर्गन के विपरीत इन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा है। करंट मार्केट प्राइस से देखें तो काफी अच्छी अपसाइड देख रहे हैं, 1550 से बढ़ाकर 1600 रुपए का लक्ष्य इन्होंने दिया है। सोना BLW प्रिसीजन, काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स है मेरे पास। सबसे पहले अगर आप देखें तो सीएलएसए की तरफ से डबल डाउनग्रेड आ गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो लक्ष्य है उन्होंने 529 से घटाकर 511 कर दिया है और जो रेटिंग है ये भी अगर आप देखें तो खरीदारी की थी पहले, अब सीधे तौर पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। लेकिन जेफरीज अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे और लक्ष्य ऑलरेडी इनका काफी ऊंचा था 575 का, अब 600 रुपए का टारगेट दे रहे हैं और मान रहे कि रेवेन्यूज के हिसाब से अगर आप देखें, एबिटा के लिहाज से भी देखें तो जो नतीजे हैं इनके अनुमान से काफी बढ़िया हैं, इसके चलते इन्होंने टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, यहाँ पर देखिए मॉर्गन स्टैनली की तरफ से अपग्रेड आ गया, पहले अंडरवेट की राय थी अब इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं और जो लक्ष्य है वो 70 से बढ़ाकर 75 कर दिया है, लेकिन कुछ काम का नहीं क्योंकि ऑलरेडी 75 रुपए के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। और अंत में आवास फाइनेंशियल्स, जहां पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 1441 की क्लोजिंग है, काफी ऊंचा टारगेट है 2500 रुपए का।
देखते हैं, लेकिन आज नतीजों के साथ साथ इनके एमडी ने इस्तीफा भी दिया है आवास फाइनेंशियल्स में, तो देखते हैं आज किस तरह का एक्शन इस स्टॉक में होता है। लेकिन एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। गुरुवार को हफ्ते की एक्सपायरी की सुबह सुबह शुरुआत करते हैं पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। सेठी साहब सुप्रभात, शुरुआत करें सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज तो ये जो मेरा पिक ऑफ द डे है अगेन कॉमन हो गया लास्ट वीक की जैसे ही। मेरा आज का पिक ऑफ द डे है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। बोलते ना ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, आपको सुन रहा था स्टॉक ऑफ द डे में, आपने भी ये स्टॉक किया है। कल जो नतीजे है बाजार के बाद बहुत ही दमदार नतीजे थे, और हालांकि मैं भी ये मानता हूँ कि स्टॉक अपने 52 वीक हाइस के आसपास है, बट मुझे लगता है आज भी इसमें एक अच्छी तेजी होनी चाहिए। 915 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह, 875 का स्टॉप लॉस। ओके, 875 स्टॉप लॉस, 915 का टारगेट। थैंक गॉड आज मेरे भी इंटेलिजेंस पे मोहर लग गई कि मैं भी सेठी साहब की तरह सोचता हूँ। सेठी साहब धन्यवाद, आज जीना सफल हुआ मेरा एकदम। धन्यवाद। आइए हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, पिक ऑफ द डे है कैश सेगमेंट से भारत डायनामिक्स यानी कि BDL, जिसमें कल एक काफी अच्छा क्लोज देखने को मिला है और फर्स्ट टाइम स्टॉक 1000 रुपए के ऊपर क्लोज देने में कामयाब रहा। मेरा ऐसा मानना है कि एक अच्छी कंसोलिडेशन रेंज से काफी महीनों की कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट की शुरुआत हुई है। 1034 से 1035 का कल का क्लोज है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 1080 से 1100 रुपए तक के टारगेट्स और 1015 के स्टॉप लॉस के साथ BDL आज पिक ऑफ द डे। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने के लिए। सुप्रभात सुमित जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक है मेरे पास वो है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। HUL के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक पे 2480 के आसपास या कोई भी 10 रुपए का डीप आता है तो इसमें खरीदारी करना है। 2450 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 2450 के स्टॉप लॉस से HUL में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो इसका पहला टारगेट बनेगा 25-25, 25-25 का इसका पहला टारगेट बनेगा, दूसरा टारगेट 25-50 का बनेगा। ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए HUL में खरीदारी करें। 1 से 2 दिनों में लेवल देखने को मिल सकते हैं। 2450 का स्टॉप लॉस, 25-25, 25-50 टारगेट। ओके, बहुत ही सिंपल से टारगेट है, 25-25, 25-50, 25-25, 25-50 ये टारगेट खरीदने HUL। बंसल जी, गुड मॉर्निंग। समझ तो गए होंगे आज आपका नंबर चौथा क्यों है, बताऊं? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। नहीं अनिल जी, बिल्कुल नहीं समझे अनिल जी। ओके, तो अब समझ लीजिए कि 5वां नंबर कुणाल जी का इसके लिए आया कि वो 5वें नंबर पे आए हैं। इसका मतलब है कि आपसे पहले 3 एक्सपर्ट आ चुके हैं, तो बिल्कुल उसी क्रम में सबसे पहले सेठी साहब आए। सेठी साहब जल्दी उठकर योगा वोगा करते हैं ना। अच्छा, हाँ, इसलिए टाइम से आ जाते हैं। ओके बंसल जी मॉर्निंग वॉक पे चौथे नंबर वाले बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी, लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन अनिल जी, सुबह उठ के अनिल जी मैं भी एक्सरसाइज करता हूँ, जिम जाता हूँ, फोटो नहीं डाल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अनिल जी कुछ नहीं कर रहा हूँ। ओह अच्छा, हमें लगा कि तो अब रियल में एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ, पहले फोटो में टाइम चले जाता था, अब एक्सरसाइज रियल कर रहे हैं। वेरी नाइस बंसल जी, कीप इट अप। बताएं सर। और अनिल जी, आज मिलते हैं सेठी साहब को 10 में से अनिल जी, मतलब कि 90 नंबर। अनिल जी, सेठी साहब का जो वर्डिंग थी ना, हाँ, मतलब कि ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक अनिल जी, वो बड़ा अच्छा लगा अनिल जी सुन के सुबह सुबह। ऐसा लग रहा है शो दिल्ली से नहीं अनिल जी, स्विट्जरलैंड से कर रहा हूँ। हालांकि दिल्ली में भी मौसम अनिल जी स्विट्जरलैंड वाला हो रखा है। हाँ, काफी ठंडा है इस बार, बारिश हुई है ना। हाँ, बारिश दिल्ली में भी और मुंबई में भी थोड़े बादल बादल आ गए, तो थोड़ा गर्मी से राहत मिली है। चलिए अच्छी बात है, तो मौसम एंजॉय कीजिए। बाजार का मौसम भी उतना खराब नहीं जितना हो सकता था। तो बताएं सर, आज इरादा क्या है? अनिल जी, इरादा नेक है और खरीदारी का इरादा है, खरीदना है। NMDC मेटल्स में रैली आ चुकी है, NMDC नहीं चला है। चांसेस हैं NMDC में भी बड़ा अपमूव देखने को मिले। 110 के अराउंड की क्लोजिंग है, 108, 108 का स्टॉप लॉस, 116, 116 के लक्ष्य के लिए NMDC पे खरीदारी की राय। परफेक्ट, तो NMDC खरीदें। आइए, तैयार है हमारे साथ कुणाल जी भी। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे।
सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। अनिल जी, आपने स्पष्ट कर दिया कि मुझे लास्ट में आपने क्यों लिया है। अनिल जी, वरना मैं तो जब से यही सोच रहा था कि ये जो दंड मुझे मिल रहा है इसकी वजह टाई ना पहनना है, तो मैं सोच रहा था कि अगले थर्सडे से टाई पहन करके आया। नहीं, आप बिल्कुल आपने क्लियर कर दिया। नहीं, आप बिल्कुल भी ऐसे कॉम्प्लेक्स में ना आए। आप अपने आप पे पूरा भरोसा रखें। आप नीचे से फर्स्ट है एकदम, नीचे से या पीछे से, जैसे भी आप दिखना चाहें, आप फर्स्ट हैं। बताए, वो एक है ना कहावत कि जब आपको लगता हो कि आप दुनिया में सबसे पीछे खड़े हैं, सब लोग आपसे आगे हैं, तो उल्टा होके सेल्फी ले लो। हाँ सबसे आगे आप हो गए, बाकी सब लोग आपके पीछे रह गए। बढ़िया है। तो तरीका है व्यू, जिसको आजकल वो बोलते पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू। आजकल पीओवी बहुत चला, मुझे भी कुछ पीओवी पे करना है ऐसा। मैं भी सोचूंगा, मैंने भी कुछ पीओवी मैंने पढ़ के मैं सोचा था पॉइंट ऑफ व्यू कैसे डाला जाता है, तो थोड़ा मैं इस पे आज रिसर्च करूंगा जी। तब तक जो रिसर्च किए कुणाल जी ने बताएं सर। अनिल जी जी अनिल जी, देखिए, आप तो पीओवी पर रिसर्च करेंगे। अनिल जी, मेरा पीओवी तो बिल्कुल तैयार है। अनिल जी, कल देर रात तक मैं देख रहा था यूएस मार्केट में फेड के जो डिसीजन पर कमेंट्री सुन रहा था। अनिल जी, फिर वही मुझे अनिल जी वेरी डिसअपॉइंटिंग। अनिल जी, जो उनका कवरेज है, जो तरीका है, जो एकदम बोरिंग तरीके से वो लोग बातचीत कर रहे थे अनिल जी, तो आपको अनिल जी बहुत मिस कर रहा था मैं। तो अनिल जी, आपसे मेरा फिर से एक बार विनम्र निवेदन है कि इसके बारे में विचार कीजिए। अनिल जी, एक यूएस मार्केट एडिशन भी अनिल जी रात के समय शुरू कीजिए, और अनिल जी उससे क्या होगा कि उनको भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यूएस वालों को, और अनिल जी हमें ग्लोबल अनिल जी एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया। कुणाल जी जैसे दोस्त हो, मतलब ये 2 in 1 है। ऐसे अच्छे दोस्तों तो अलग से दुश्मन रखने की जरूरत ही नहीं है। सुबह 6 बजे भी काम कराओ, 5 बजे उठाओ, और रात को 12 बजे भी शो कराओ। धन्य हो प्रभु। बहुत ही बढ़िया है। हाँ, लेकिन कभी एक आध बार करना हो तो कुणाल जी आपके बोलने पे एक आध बार किया जा सकता है। हाँ, रोज करने में तो बड़ी हालत खराब हो जाए। वैसे बहुत अच्छा आइडिया है ये, एक आध शो तो इस तरह का बनता है। बिल्कुल कोशिश करेंगे कुणाल जी आपके कहे अनुसार। जी बताएं सर। तो अनिल जी, मेरी खरीदारी की राय है और खरीदना है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर का चार्ट अगर कोई भी अनिल जी चार्टिंग का विद्यार्थी देख रहा हो तो उस पर बिल्कुल परफेक्ट इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो इन स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय है। चंबल में एक स्टॉप लॉस रख लें, 289 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 300 रुपए का, दूसरा टारगेट 310 रुपए का। हालांकि मुझे लगता है स्टॉक 330 तक जाना चाहिए। 300 और 310 के टारगेट के लिए चंबल में खरीदारी करें। ओके, तो कल चंबल जय की तरफ से आखिरी कॉल था खरीदारी करने का। मेरे ख्याल से क्लोजिंग शो का आखिरी हाँ बिल्कुल। ये एक स्टॉक है जो पसंद आया है आज कुणाल जी को। परसों भी जय की तरफ से एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग कॉल था आखिर में, जो शायद कल बंसल जी को पसंद आया था। तो विचार हमारे एक्सपर्ट्स के चार्ट्स पर काफ़ी मिलते हैं। हाँ, ABFRL, यस। तो काफ़ी विचार मिलते हुए दिख रहे हैं, और स्टॉक्स में भी एक्शन वैसा आता हुआ आपको नजर आएगा। उससे पहले सेठी साहब के कुछ और बेहतरीन पिक्स जान लिए जाए वायदा कारोबार के। सेठी साहब बताएं सर। ये अनिल जी, आपने जो अभी विचार हमारे एक्सपर्ट्स के मिलते रहते हैं, तो ये वही हुआ जो मैंने इंग्लिश में कहा था एक्चुअली। और अनिल जी, वो इसलिए भी कहा था क्योंकि लास्ट वीक भी अनिल जी ऐसे ही हुआ था। अच्छा, मतलब आप इसको पूरा जनरलाइज कर रहे हैं कि ग्रेट माइंड्स मतलब सारे ग्रेट माइंड्स। मुझे लगा पहले आप अपने दोनों की बात कर रहे हैं, ग्रेट माइंड्स। ओके, ऑल ग्रेट माइंड्स इंक्लूडिंग ऑल एक्सपर्ट्स इन डीप। ठीक है सर, आई स्टैंड करेक्टेड। जी सर बताएं। बिल्कुल अनिल जी, पिछले वीक भी SBI लाइफ में ऐसे ही हुआ था। आपका भी पिक ऑफ द डे था और मेरा भी, तो फिर वो फ्लूक लगेगा, इसलिए आज भी वही रिपीट हो गया। तो फिर आई सेड ग्रेट माइंड्स थिंक लाइक। बाकी अनिल जी, जो बाकी के स्टॉक्स हैं, जो सेकंड स्टॉक रहेगा वो HPCL पे खरीदारी करने की सलाह है। बिकॉज जिस तरीके से कल क्रूड में गिरावट आई है, मुझे लगता है ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आज वो अच्छा करेंगी। कल भी ये स्टॉक अच्छे मोमेंटम में था। इसमें खरीदारी करने की सलाह, 262 का टारगेट, 252 का स्टॉप लॉस। तीसरा स्टॉक अनिल जी, टाइटन पे खरीदारी करने की सलाह है। रिजल्ट साइकिल, रिजल्ट्स अच्छे हैं, हर फ्रंट पे अच्छा किया है, और खास करके ज्वेलरी सेगमेंट में बहुत अच्छा किया। और कल ये स्टॉक चला हुआ नहीं है, तो मुझे लगता है आज अच्छा करना चाहिए। और इसके ज्वेलरी सेगमेंट के परफॉर्मेंस को देखते हुए, जो मैंने परसों कल्याण ज्वेलर्स पे सलाह दी थी, मुझे लगता है वहां पे थंगामाइल ज्वेलर्स, इस तरह के स्टॉक्स में भी आज एक अच्छी तेजी होनी चाहिए। तो टाइटन में खरीदारी करने की सलाह, 2700 का टारगेट, 2630 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक एक फार्मा स्टॉक है जो कल फैग एंड में एक अच्छे स्ट्रेंथ में था, लॉरस लैब्स। 321 पे क्लोज हुआ, 330 का टारगेट और 315 का स्टॉप लॉस। और फाइनली मुझे लगता है टायर स्टॉक्स अच्छा करेंगे। कल MRF के नतीजे आ गए, नतीजे बहुत ही अच्छे थे। फिर क्रूड की गिरावट का भी फायदा होता है, तो मुझे लगता है अपोलो टायर्स, जो कि
F&O सेगमेंट में है, वहां पे खरीदारी करने की सलाह है। 355 पे बंद हुआ है, 370 का टारगेट है, 350 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और बेहतरीन कॉल सिटी साहब की तरफ से। अपोलो टायर्स, लॉरस लैब्स, टाइटन, HPCL एंड ऑफ कोर्स चोला इन्वेस्टमेंट। सिटी आपको पसंद आ रहा है, अनिल जी ने तो स्टॉक ऑफ द डे में रेकमेंड कर ही दिया है। तो नतीजों पर बड़ा रिएक्शन आज काफ़ी सारे काउंटर्स आपको दिखाएंगे भी। सिटी साहब, आवास फाइनेंसर जरा इस पर भी नजर दे दीजिए। बाकी NBFCs की तरफ से भी हम अच्छे नतीजे देख रहे हैं, यहाँ पर भी अच्छी परफॉर्मेंस है। नेट इंटरेस्ट इनकम 7.5% बढ़ी है, मुनाफा 10% बढ़ा है, निम्स में एक्सपेंशन उन्होंने दिखाया, एसेट क्वालिटी में सुधार है, बट इनके MD सुशील कुमार अग्रवाल साहब ने इस्तीफा दे दिया है और कल से ही नए MD भी नियुक्त हो गए हैं। तो क्या नजर रखने चाहिए सर आवास फाइनेंसर्स के लिए? नहीं, देखिए दीपांशु, अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, नतीजे भी अच्छे हैं और स्टॉक अच्छा कर भी रहा है। कल भी एक अच्छी तेजी थी, 2.5-3% ऊपर था। बट ये जो खबरें आती है कि MD ने रिजाइन किया है, तो उसका थोड़ा कहीं ना कहीं बाजार जब तक पूरे कारण नहीं समझ में आ जाते हैं तो थोड़ा नेगेटिवली लेता है। हमने काफी ऐसे एपिसोड्स देखे हैं, तो हो सकता है उसके कारण से थोड़ा सबड्यूड रहे, बट नतीजे अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। मुझे लगता है एक बार क्लैरिटी आने के बाद ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए आवास फाइनेंसर्स। देखते हैं नतीजे तो बढ़िया हैं, बट MD की रिएक्शन का अगर कुछ असर आता है कि नहीं, क्योंकि लेटली इन खबरों पर स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा शार्प रिएक्शन आ भी रहे हैं। बजाज कंज्यूमर, सुमित जी एक बार जरा इसकी चार्ट देख लें। बढ़िया नतीजे हैं, 14% आय बढ़ी है, 20% कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, मार्जिन भी इन्होंने अपने एक्सपैंड करें। कल ऊपर भी था बजाज कंज्यूमर सर। दिनों से ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है, तो एक बाउंस बैक यहां से बन रहा है जिसके अंदर 170 रुपए से लेके 180 रुपए तक का मूव स्टॉक के अंदर ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें। 160 के आसपास नीचे में खरीदारी कर सकते हैं। 150 का इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर के अंदर 180 रुपए तक का मूव बजाज कंज्यूमर में पुल बैक बाउंस बैक के तौर पे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, तो यह है आपके लिए बजाज कंज्यूमर, यहां पर रखनी है नजर।